हाँ, तो आज की क्लास का बिंदु है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में विधि संबंधी कारक। और विधि संबंधी कारक में पहली विधि है विराम अविराम विधि। और विराम विधि अविराम विधि स्पेस्ड मेस्ट, इसमें इतना सा समझना है कि विधि संबंधी कारक में विराम विधि ज्यादा लर्निंग को बढ़ाती है बजाय किसके, अविराम। कि आप 3 घंटे कोई चीज को पढ़ लोगे ना, वो आपने को लगा कि मैंने लगातार 3 घंटे पढ़ लिया, लेकिन वो लर्निंग पावर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारे माइंड की कैपेसिटी है सच में। पहले कैपेसिटी फिर ज्यादा थी, आज सोशल मीडिया आने के बाद हमारी कैपेसिटी घटती जा रही है। आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल बाद में स्थिति हो जाएगी 30 मिनट से ज्यादा अटेंशन रह नहीं सकता। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि मेरा 45 मिनट में लगातार किसी चीज को अच्छे से कवर कर सकता हूं, तो वहीं रुक जाइए। फिर जबरदस्ती करनी नहीं है पढ़ाई में, कभी नहीं करनी जबरदस्ती पढ़ाई में। 45 मिनट बाद में आप विराम लीजिए और आप रूम से बाहर निकलिए और चलते हुए यूं ही जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको यूं ही माइंड में सोचिए। बस सोचना है आपको उस टॉपिक के बारे में। 5 मिनट आपको ही करना है। 5 से 7 मिनट बाद में आपको वापस बैठना है और फिर उसको पढ़ना है। उस 5 मिनट का जो तुमने अंतराल लिया, उसमें यदि तुमने सोचा कि सर अंतराल ही तो लेना है, और तुमने उस समय मोबाइल चलाया, व्हाट्सएप चलाया, टेलीग्राम देखा या गाना सुन लिया, तो वो विराम बेकार है। समझ रहे हो ना आप? क्योंकि बीच में फिर आपने एक नई इंफॉर्मेशन ले ली, फिर वो उसके ऊपर परत चढ़ जाएगी उसकी। तुमने 4 स्टेटस देख लिए, वो उससे चीजें दब जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं इन चीजों को समझना, प्रैक्टिकल लेवल पे लेके आओ। विराम का मतलब 5 मिनट उस टॉपिक को पढ़ना है, या तुम आंख बंद करके 5 मिनट एकदम रिलैक्स हो जाओ। ऐसे वो ज्यादा बेटर है बजाय कि उस समय तुम मोबाइल नहीं चलाना, अन्य चीज नहीं देखना, घूम लेना चाहे बाहर, वो फायदेमंद होगा। इससे तुम्हारी मेमोरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। देखना, तो कभी भी लगातार नहीं पढ़ना। हर 45 मिनट बाद में 5 मिनट का अपने आप को क्या देना है, अंतराल। इसको अपन कौन सी विधि बोलेंगे, विराम। अविराम का मतलब समझ में आ गया, लगातार पढ़ना। बेटर फायदेमंद कौन सी विधि है? लिखाने की जरूरत है क्या इसमें? कुछ समझ गए ना? लिखाने की जरूरत नहीं, आप अपने माइंड में समझ लो कि विराम का मतलब रुक रुक के पढ़ना, और मुझे हर 45 मिनट बाद में स्पेस देना है अपने आप को, और उसमें 5 मिनट उस टॉपिक के बारे में सोचना है। बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको नहीं यूज करनी है। मेमोरी में बढ़िया फायदे हो जाएंगे आपको, ये मैं लिख के दे रहा हूं यदि आप कर सको तो। दूसरा तरीका, संपूर्ण और अंश विधि। दूसरी विधि है संपूर्ण और अंश, होल एंड पार्ट। होल एंड पार्ट विधि क्या होती है? किसको बोलते हैं होल एंड पार्ट? बताएं। संपूर्ण अंश का मतलब, संपूर्ण के नाम से क्या लग रहा है, मुझे सर सब कुछ पढ़ना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर मन सब कुछ पढ़ लूंगा, मैं मन थे रणनीति फॉलो कर दूं, मैं हर चीज करने को तैयार हूं। सब कुछ पढ़ना ही नहीं होता है गवर्नमेंट नौकरी लगने के लिए, कभी नहीं पढ़ना होता है। यदि कोई ये मानता है गवर्नमेंट नौकरी लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट नौकरी के लिए सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है, बाकी प्राइवेट नौकरी के लिए सबसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बच्चा है, बैठा है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सुबह उठता है 6 बजे, रात को ऐसे पूरे दिन काम करता है। ये है मेहनत। तो तुम्हें इतनी करनी नहीं है। मैं तो तुमसे इतना मांग रहा हूं कि तुम 6 से 7 घंटे ईमानदारी वाली दे दो मुझे। जो मैं आपको बता रहा हूं वो चीजें दे दो मुझे। तुम गवर्नमेंट जॉब हो 1 साल में, 100% 1 साल में तुम हो गजेटेड, 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड जो भी बनना चाहते हो, 1 साल तो दे दो ना यार एक बार। और उसमें भी क्या पढ़ना है तुम्हें? ये पढ़ना है। ये पढ़ना ही नहीं होता है, ये पढ़ना ही नहीं होता है, क्योंकि तुम्हें विद्वान तो बनना ही नहीं है ना। विद्वान बनना होगा तुम इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें ओशो बनना है, शुक्रात बनना है, तो इसका इस्तेमाल करो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें गवर्नमेंट नौकरी लगनी है। और गवर्नमेंट नौकरी लगने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है? आंशिक पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं एक इंटरव्यू लिया था मेरा ग्रेड फर्स्ट में, ज्योग्राफी में मेरा एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ था। साइकोलॉजी मेरे से पढ़ी थी उसने, मुकेश शिरोही का बच्चा था, फर्स्ट रैंक थी उसकी। तो वो रिट की प्रिपरेशन कर रहा था और एमए फाइनल ईयर उसकी चल रही थी, तो उसने रिट उसका टारगेट था। अमूमन देखना आप, जो टॉप रैंक वाले बच्चों की स्थितियां ये होती हैं। आपको बताऊं, थारा बैम हो कि टॉप रैंक के लिए 2 साल गंभीर तरीकों से अपना आपने रगड़ना पड़ा, वो करना पड़ा। रिट की तैयारी कर रही हो, रिट का मैंने
पेपरों को कोनी ज़्यादा है लागी गुंजाइश ही, एमए फाइनल ईयर चल रही, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और 3.5 महीने उसने तैयारी की। अब आपको कोई सर 3.5 महीने में तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, साइकोलॉजी लगभग उसने पढ़ रखी थी, दोबारा फेसगढ़ से मेरे पास से पढ़ ली। जीके उसने लगभग चीज़ें पढ़ रखी थी रीट के टाइम ही, तो जीके लगभग उसका तैयार था, ठीक है। बस उसे क्या तैयार करना था, थोड़ा सा उसको दिशा देनी थी, सब्जेक्ट तैयार करना था, ठीक है। अब सब्जेक्ट के लिए वो भटका नहीं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसने लिमिटेड नोट्स लिए पर्टिकुलर टीचर के, ठीक है, और उन्हीं को बार बार रिपीट कर लिया। सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो अपने सब्जेक्ट को बेकार पढ़ाता हो, सब बेस्ट टीचर हैं, याद रखना इस चीज़ को। सब्जेक्ट का धुरंधर, सब बढ़िया कंटेंट देते हैं, बस 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आपको बस वहां बिलीव करना पड़ता है कि सर मेरे लिए बेस्ट है, वहां विश्वास रखना पड़ता है। यदि वहां विश्वास नहीं है तो तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें लगा कि यार बीच में मैंने इससे पढ़ लिया, मैं उससे पढ़ लेता हूं, उनकी रैंक अच्छी आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक टीचर से नहीं आती, मैं फिर कह रहा हूं, रैंक आती है बच्चे की खुद के स्किल्स हैं, बच्चा खुद लाता है। टीचर के एक टीचर के क्लास में से एक फर्स्ट रैंक वाला भी आ रहा है और एक 200 बच्चे असफल भी हो रहे हैं, 2000 बच्चे असफल भी हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? ये बच्चे का खुद का एक तरीका, बच्चे का कॉन्फिडेंस है, एग्जाम हॉल में कैसे चीजों को मैनेज कर रहा है, 2 दिन पहले एग्जाम से पहले क्या सिचुएशन है, ये सब चीजें रैंक में योगदान देती हैं। तो मैंने कहा वो 3.5 महीने में फर्स्ट रैंक ला गया ज्योग्राफी में, और कई बच्चे 5-5 साल से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ साहब उनका। जो बात कहना चाहता हूं उस पे पॉइंट पे आइए आप। गवर्नमेंट जॉब आसान है, आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना है, आपको चीजों में लिमिटेड चीजों के साथ आगे बढ़ना है, यही तरीका है। अनावश्यक कंटेंट एकत्रित ही नहीं करना है, इसमें सबसे सीमित सामग्री के साथ उसको जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, आप 100% गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, बड़े से बड़े कंपटीशन को तोड़ फेंकोगे। ये कभी नहीं अपनाना कि मैं सर भी टॉपिक में गर आई तो बहुत गहराई तक। उस टॉपिक का पैटर्न समझिए, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, यहाँ ये अनावश्यक चीज भी हैं, उसको हटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए और उन्हीं को बार बार रिपीट कर दीजिए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, जो भी करना है। ये है आंशिक विधि। बेस्ट कौन सी है? आंशिक। हमेशा गवर्नमेंट जॉब में अंश को इंपॉर्टेंट देना है, संपूर्णता पे कभी ध्यान नहीं देना है कि मैं इस टॉपिक में इतनी सारी चीजें पढ़ लूं, नहीं पढ़ना। भाई थे तो जीके फिर भी ज़्यादा डिटेल से पढ़ रहे हो, मैंने जीके बहुत लिमिटेड किताब से पढ़े। मैंने किताब का जिक्र किया था, उस समय आरएस के लिए आती थी, जाट साहू की किताब आती थी, बहुत अच्छी सी गाइड थी वो। मैंने उस किताब को इतनी उसी को पढ़ा, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया। या फिर मैंने पेनोरमा के लिए, आरएस मेंस के लिए तो पेनोरमा लाया था, तो पेनोरमा में से मुझे चीजें अच्छी लगी तो मैंने उनको बेस बना लिया, बाकी चेंज नहीं की कि मैं आज तीसरी गाइड लूँ, चौथी गाइड लूँ, नहीं लाया मैं। वो पॉजिटिविटी रहती थी कि यार मेरा पढ़ा हुआ है, बस उसे रिलेवेंट चीजें, तो वो एक ही किताब हर जगह सिलेक्शन दिलवाती चलेगी। और ये चीज हमेशा याद रखो। आपके पास प्रॉब्लम ये है कि आपको दूसरा बच्चा कह देगा ये किताब बहुत बढ़िया चल रही है, लिया। हर किताब बढ़िया होती है, कोई किताब में कमी नहीं होती है। राइटर जो लिखता है, किसी किताब की मार्केटिंग अच्छी हो जाती है और किसी की मार्केटिंग नहीं होती है, बस फर्क इतना ही होता है। ये चीज दिमाग में फीड कर लो आप। कंटेंट सब में अच्छा है, आपको उसमें से चूज करना आना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि इसको पढ़ा कैसे जाए, ये तरीके सीखो आप। और अंश विधि यही बताती है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को ढंग से पढ़ना है, संपूर्णता पे आपको ध्यान नहीं देना। तो बेस्ट विधि कौन सी होगी लर्निंग के लिए? अब आपके सामने प्रश्न बनाया गया यहां से, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि लर्निंग में सबसे बेहतर उपयोगी विधि है, तो आप संपूर्ण के बजाय किसको चुनेंगे? अंश को। पढ़ने के तरीके में भी इसको अप्लाई कर दीजिए, सब्जेक्ट में भी, ज्योग्राफी, जीके में भी, साइकोलॉजी में। तो खैर मैं चीजें आपको बता जा रहा हूं कि चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न, उन चीजों को आपको रिवाइज करना है। तीसरी चीज है शाभिप्राय। तीसरी विधि है शाभिप्राय और प्रासंगिक। शाभिप्राय और प्रासंगिक। शाभिप्राय समझ रहे हो? शाभिप्राय का मतलब वो है इंटेंशनल, और एक होता है इंसिडेंटल। शाभिप्राय क्या और प्रासंगिक क्या होता है सर, बताओ? शाभिप्राय किसको बोलेंगे? अभिप्राय शब्द ना, नामों को पकड़ लो। शाभिप्राय मेरा उद्देश्य है सर, मुझे ये चीज करनी है सर, मैं ना आपसे इसलिए पढ़ने आया हूं 2 से 4 के बैच में कि मुझे साइकोलॉजी को समझना है सर, मुझे इसमें अच्छा स्कोर करना है, ये मेरा उद्देश्य है। आपको 2 घंटे पढ़ाऊंगा, मजा आएगा, आप बहुत अच्छा से लर्न करके जाओगे।
समझ रहे हो? उद्देश्य जहां जुड़ गया ना, वहां लर्निंग पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप उद्देश्य के साथ जो चीजें करोगे ना, वहां ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाओगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देगी कि यार बच्चा सीखना चाहता है, करना चाहता है। और इंटेंशनल जानते हो, प्रासंगिक का मतलब है यूं ही चीजें हो गई। यूं ही का मतलब समझ में आया क्या? उद्देश्य था ही नहीं, आप रास्ते से निकल रहे थे, एक रास्ते से दिल्ली जाते हैं तो उस रास्ते पे कोई चीज लगी हुई है। जैसे मान लो एक ठेला लगा हुआ है और उस ठेले पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। 15-20 दिन लगातार जब गुजरोगे तो उस ठेले की एक एक बात तुम्हें याद हो जाएगी। तुमने याद करना उद्देश्य थोड़ी था। अरे उसका उद्देश्य थोड़ी था। उसमें वो भी नाम याद है कि उसमें जो ये गोलगप्पे बनाने वाला उसका नाम छग्गू है। ऐसे आपको मैं कह दूं कि साइकोलॉजी में छग्गू के अनुसार अधिगम क्या होता है, तो गुरुजी बहुत परिभाषा बहुत जोर आवा है सर, छग्गू को नहीं याद हुए। अरे भाई छग्गू के सामने से डेली गुजरो भी, गोलगप्पा देख देख के वो छग्गू को नाम याद होगा? बताओ। इंसिडेंटल था वो। कई बार आपकी कॉलोनी में आपके घर के मकान के सामने एक गाड़ी खड़ी रहती है, उस गाड़ी के नंबर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाते हैं। करना चाह रहे थे क्या? नहीं याद होते। आपको अपनी खुद की मोटरसाइकिल के नंबर याद नहीं होते आधी बार तो क्या है, लेकिन उस गाड़ी की याद हो गई। डेली वहां से गुजरते हो तो ध्यान जाता है, और ध्यान जाता तो वो नाम दिमाग में छप गए। और वो क्या है? वो इंसिडेंटल, प्रासंगिक है। लेकिन ये भूल जाओगे कुछ समय के साथ, बट ये कभी भूलोगे नहीं। शाभिप्राय जहां होगा, वहां उद्देश्य जहां होगा, वहां लर्निंग ऑटोमेटिकली क्या होता है? बढ़ जाता है। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? लर्निंग कौन सा में बढ़िया होगा? इसमें। लर्निंग कौन सा में बढ़िया होगा? इसमें। लर्निंग कौन सा में बढ़िया होगा? इसमें। ये 3 मुख्य विधियां हैं जो एनसीईआरटी 12वीं क्लास में है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? आगे बढ़ें? समझ में आ गई है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? अपने हिसाब से लिख लिया अगर आपको लगता ना कि सर इसमें लिखना, तो हाँ बता। प्रासंगिक का मतलब होता है इंसिडेंटल, मतलब अचानक से कोई चीज न सीख जाओ आप। अचानक मतलब कि अपन जहां से डेली जाते हैं, अपना उद्देश्य नहीं था सीखने में उसका, लेकिन वो चीज मुझे डेली दिखती है, तो मेरा ध्यान जाता है, तो ध्यान जाता है तो मेरे में उसमें शब्द याद हो गए, या उसमें जो संख्या लिखी वो याद हो गई। मैं सीखना थोड़ी चाह रहा था, मुझे याद थोड़ी करनी है, लेकिन वो हो गई। वो प्रासंगिक है, वो एक्सीडेंटल है, वो इंसिडेंटल है। वो मेरा उद्देश्य नहीं था बट वो हो गया। यहां आप उद्देश्य के साथ आए हो। जैसे साइकोलॉजी क्लास आए हो तो किस लिए आए हो आप? आपका उद्देश्य है कि सर मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है, मेरे प्रश्न गलत होते हैं, मैं जब भी टेस्ट देता हूं मेरे नंबर नहीं आते हैं, इसलिए मुझे इस बार आपसे ऑफलाइन पढ़ना है। तो यहां आपका उद्देश्य है, लेकिन इसमें जो उस गाड़ी के नंबर याद हुए या कोई घटना आपने देखी वो यूं ही याद होगी कि उसने उसको मारा, उसके कपड़े का रंग ऐसा था, वो चीजें आप याद थोड़ी करना चाह रहे थे, लेकिन उस घटना को देखा और वो देखते हुए आपके दिमाग में बस गई, तो वो इंसिडेंटल है। बेटर लर्निंग कौन सा होगा? लेकिन स्वाभिप्राय। तो ये याद रखना, तीनों के नाम इनमें से भी याद होना चाहिए, कौन सी बढ़िया होती है तो ये भी पता होना चाहिए। ये तो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब मैं थोड़ा सा आरपीसी की भर्तियों में जो प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अन्य विधियां 5 होती हैं, इनको भी याद करना, करके सीखना। करके सीखना क्या होती है सर? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्या होता है? सबसे बेस्ट विधि यदि कोई सीखने की आपको पूछे ना, तो यही होती है लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखो चीजों को। आप खुद करोगे तो बहुत बेटर तरीके से करोगे। आप अमूमन कई बार देखते हो कि यार मुझे ये नोट्स निकलवा दे, उसके नोट्स ले लें। एक तुम नोट्स लिखो। ये ऑफलाइन क्लास लंबे समय तक याद क्यों रहती है? इसका रीजन 2 रीजन हो जाते हैं। एक तो टीचर से सजीव मिलो थे, बिका इमोशंस थे, देख रहे हो वो थारो इमोशंस देख रहे हो, फिर थे लिख रहे हो ना, लिखने के साथ आधी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, एक तुम प्रिंट आउट निकलवाओ, इजी में होता ना। मेरे को कई बार बच्चे कहते हैं सर मैं आपकी किताब ले लूं तो लिखने की जरूरत है क्या? मैं लिखना चाहिए क्लास में। क्यों? 2 फायदे। क्लास में लिखोगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी एक्टिव होगी। आप एक दिन यूं ही बैठ जाओगे, धीर सिंह सर ने मैं चेक करके आऊं, मैं बढ़िया पढ़ावा है, वही माहौल बना रखे को जोरा मर्दी बैच लूं तो पहले मैं देख क्यों हूं ना थे। एक दिन आ जाओ वही कहीं आवा मन चेक करना, तो मैं रजिस्टर कौन लेके आऊं मैं? ठीक है ना? तो आधे घंटे बाद में नींद आएगी, बॉडी एक्टिव नहीं होगी, क्योंकि आप एक्शन साथ में नहीं कर रहे हो। इसलिए हमेशा क्लास में जब बैठो ना, या आप स्टडी रूम में भी बैठो, तो आपके हाथ में पेन है ना,
मेरे हाथ से पेन कभी नहीं। आपको मेरी, मैं कई बार बच्चों को हैबिट टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बहुत सारी गलत आदतें बताऊंगा। मेरी भी गलत आदत है, मैं पेन को चिकन लेता हूँ ऐसे, चलता है मेरे पेन ऐसे। तो मैं बच्चों को बताऊंगा, बच्चों के आप में से कहीं कमी होगी तो मेरे पेन का जो पीछे का जो होता है ना, ये वो पीछे से डंडी से लगी होती है ना, वो टूटी मिलती है। क्योंकि वो जब पढ़ रहा हूँ तो उसमें जब माहौल बन रहा है ना, वो याद नहीं हो रहा, तो ऐसे दिमाग के साथ आता, तो वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, वो पट हो जाता है। पट होने के बाद वो ढक्कन, वो काम ही कौन करे अभी को। तो ये मैं जब स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं कोई विचार सोच रहा हूँ कि यार मुझे वीडियो बनाना है, किसको बनाना है, तो मैं फोन ऐसे लूंगा, इसको ये हाथ में रहेगा मेरे, क्योंकि वो एक्टिव होता है आदमी। क्या होता है, ये सच में चीजें हैं। मतलब वो, आप इसको ये मत मानिए कि इसमें कंडीशनिंग है मेरी, ये मेरी क्या हो गई। लेकिन कई बार कंडीशनिंग क्या होती है, अच्छी होती है। यदि आपको उससे फायदा मिल रहा है तो क्या है, आपका माइंड उससे एक्टिव हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो पेन रखने से आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है। आप जब लिख रहे हो तो आप एक्टिव हो, और एक्टिव हो तो आपकी मेमोरी ऑलरेडी एक्टिव होगी। बॉडी एक्टिव है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी एक्टिव होगा। और आप यूं ही सुनने के हिसाब से, इसलिए ऑनलाइन क्लास जब आप लेते हो, कई बार तो आपको लगता होगा कि ऑनलाइन में सर ना थोड़ी देर में थकान हो जाती है, क्योंकि वहां एक्टिव नहीं हो आप। ऑनलाइन में लोग वीडियो सुनते हैं, इसलिए कभी भी सब्जेक्ट जहां तक पॉसिबल हो ऑनलाइन कभी नहीं करना चाहिए। छोटा पार्ट तो फिर भी आप ऑनलाइन कर लो, सब्जेक्ट कभी ऑनलाइन मत करो, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाओगे ऑनलाइन। वो कंप्लीटली इतना बोरियत फील कर देगा, और वो चीजें, इंफॉर्मेशन याद नहीं रह सकती। सब्जेक्ट जहां तक पॉसिबल हो या तो ऑफलाइन अच्छे टीचर से पढ़ लो, नहीं बुक से पढ़ो। आप बुक्स जितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो फिर भी याद रहेगा, उसे बोरियत नहीं होगी आप में, क्योंकि बॉडी एक्टिव रहेगी। आप यदि यूं ही बैठ जाओगे तो 100% क्या होगे, डिसएक्टिव, निष्क्रियता आते ही आपकी मेमोरी खत्म है, देख लेना आप। इस चीज को यूं कर लो। इसलिए मैं क्लास में बोलता हूं कि मेरी क्लास में जब भी 2 घंटे बैठो तो बड़े एक्टिव होके बैठा करो, ऐसे लगना चाहिए कि इमोशंस झलक रहे हैं, ऐ नहीं कि मुर्दा की तरह बैठ कर गुरुजी दुखी हो रहा है, क्या बताओ ना, बस सुबह निकला, दोपहर तक आधी बार रोटी खावा और कौन खावा, कुछ भी करो लेकिन एक्टिव रहो। लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो इसको अपने व्यवहार में लेके आ जाओ, अपने रूम पे, क्लासरूम में, हर जगह एक्टिव रहो। पेन और रजिस्टर आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि इस चीज को करोगे आप, और करोगे तो लंबे समय तक क्या रहेगी, याद रहेगी। यहां से निकल रहे हो तो अपनी जो टॉपिक, अपना दोस्त था उसके साथ डिस्कशन करते हुए निकल रहे हो, टॉपिक भी डिस्कशन कर रहे हो। जहां तक आपके पास टाइम है, पूरा 1 साल का आपके पास भर्ती में टाइम है, तो वहां कोशिश करो कि अपने दोस्त को टॉपिक पढ़ाओ, और वो कहेगी तू मेरे को टॉपिक पढ़ाए, क्योंकि आप उसको यूज करोगे, और यूज करोगे तो उस टॉपिक को कभी भूल नहीं पाओगे। तो लर्निंग बाय डूइंग इज बेस्ट मेथड है लर्निंग का, तो ये याद रखना। इसमें एक लाइन लिखना, थर्ड ग्रेड में एक प्रश्न आया हुआ है, डॉक्टर मेश ने कहा था कि हम करके सीखते हैं, कथन किसका था। डॉक्टर मेश ने कहा था हम करके सीखते हैं, ये थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, प्रश्न लिख लेना। डॉक्टर मेश ने कहा था हम करके सीखते हैं। डॉक्टर मेश ने कहा था हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं। लिख लिया यहां तक? कोई डाउट है किसी बच्चे को? सबसे बेस्ट मेथड पूछेगा तो 1 नंबर पे क्या करना है, इससे बढ़िया कोई विधि होती ही नहीं है, इससे बढ़िया कोई विधि नहीं है, माइंड में रख लेना आप तो, कि आपको यदि सीखने की सर्वोत्तम विधि पूछे तो आपको यही करके आनी है। नंबर 2 पे निरीक्षण करके सीखना, बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण करके सीखना, बाय ऑब्जर्वेशन। ये दी थी वाटसन ने, स्पेशली इस पे वाटसन ने काम किया था, ठीक है ना। करके सीखने पे स्पेशली सबसे अधिक फोकस किया था, वो किया था किलपैट्रिक ने, ना। ये वैसे मेथड्स की भी चीजें हैं, बट मैं साथ में लिखा देता हूं तो आपको ऐसा नहीं लगे। किलपैट्रिक ने किस पे बल दिया था, बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन जानते हो, अपन किसी को देख के सीखते हैं, बहुत सारी चीजें देख के सीखते हैं, जैसे संगीत देख के सीखा जाता है, अभिनय देख के सीखा जाता है, डांस देख के सीखा जाता है, पेंटिंग देख के सीखी जाती है। तो मैं किसी चीज को देख कर सीख रहा हूं, ठीक है। ये वैसे ज्यादा अच्छी मानी नहीं जाती है जैसे करके सीखने में बात कर रहे हैं, बट ठीक है, आपको इतना सा याद रखना है कि निरीक्षण करके सीखना है, क्योंकि मैं ये विधि को डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा, ये विधि आएगी, तो यहाँ केवल इतनी सी लाइन लिखना कि वाटसन ने इस पे बल दिया है, बाकी डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको। परीक्षण करके सीखना, बाय एक्सपेरिमेंट।
ये विलियम वुंट। जब कोई चीज का प्रयोग करते हो आप, विलियम वुंट, प्रयोग करके सीखना। प्रयोग किया हुआ सीखा लंबा और स्थायी होता है। आपको भी प्रयोग करो कि गर्मी का ठोस व तरल पदार्थों पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप भूलोगे नहीं यदि खुद ने आपने प्रयोग कर लिया। कुछ मेथड है, सोशियोमेट्री एक तकनीक है, व्यक्तित्व की शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। मैं जब बीएड कॉलेज में मैंने पढ़ाया बेरोजगारी के दौर में, तो जब मैं खुद साइकोलॉजी वहाँ प्रैक्टिकल करवाता था, तो वो सोशियोमेट्री और केस स्टडी मैंने बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाई। तो आज भी यदि मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा जो ऑलरेडी ग्रेड 3 या कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, तो वो बच्चे जब भी कॉल करते हैं तो बताते हैं कि सर आपका वो पढ़ाया हमें आज भी वो विधि आज भी याद है। वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार जब आप प्रयोग कर लेते हो तो कभी उसको भूलते नहीं हो। अभी मैंने क्यों किया, मुझे क्यों याद है, क्योंकि हमें बीएड में ऐसा करवाया गया। हमने सब चीज़ें प्रैक्टिकल की हैं। साइकोलॉजी को तो बहुत प्रैक्टिकल किया हमने। जितने एक्सपेरिमेंट है, सीएटी, टीएटी, ये सब प्रैक्टिकल मेरे खुद के किए हुए हैं। तो मैं चाहूं भी भूलने को तो भूल नहीं पाऊंगा। जब कोई चीज़ को आप खुद प्रयोग कर लेते हैं तो हमेशा से आपके दिमाग में क्या हो जाता है, छप जाता। तो इससे भी लर्निंग सीखना स्थायी होता है। यहां इतना लिखना, बाकी आगे दोबारा आएंगी विधियां। 4 नंबर पे सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक विधि द्वारा सीखना। सामूहिक जानते हो कौन सी होती है, किसको बोलते हैं सामूहिक? एक पीटीआई एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आया था आरपीसी सेकंड ग्रेड में, इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी है। प्रश्न इतना सा आया था कि सामूहिक विधि कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था पीटीआई आरपी सेकंड ग्रेड में। सामूहिक विधि कौन सी होती है? सेमिनार, वर्कशॉप, कार्यशाला, आपने नाम सुना हो, वाद विवाद, पैनल डिस्कशन, ये जितने भी तरीके होते हैं वो कौन से तरीके होते हैं? सामूहिक होते हैं। क्या होते हैं? सामूहिक। तो लिख लो इसमें, जैसे सेमिनार, बस इतना ही पूछेगा कौन सी विधि सामूहिक होती है। सेमिनार, ये आया हुआ प्रश्न है सेमिनार वाला। वर्कशॉप, कार्यशाला, वाद विवाद, पैनल चर्चा, सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद, पैनल चर्चा, ये सब कौन सी विधि हैं? सामूहिक विधि। बस नाम याद रखना था, ज्यादा तनाव नहीं लेना चीजों। लिख लिया? ओके। अंतिम विधि होती है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। मिश्रित विधि। मिश्रित विधि का मतलब क्या है? ठीक है, ठीक है। मिश्रित विधि द्वारा सीखना। मिश्रित का मतलब क्या होता है? देखो, 2 विधियां होती हैं, मैंने अभी जो चर्चा की थी आपको। मिश्रित विधि होती है, एक तो होती है पूर्ण विधि जिसमें सब कुछ पढ़ते हो आप, और एक विधि आपकी आंशिक विधि, ठीक है, जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीजों को अच्छे से कवर करते हो। तो मिश्रित विधि एक प्रकार से स्मार्ट अप्रोच है कि यार मुझे सिलेक्शन लेना है, तो मुझे जहां लगता है कि इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना, मैंने वहां पूरा पढ़ लिया उसको, और जहां लगता है इस टॉपिक में मुझे आंशिक रूप से पढ़ना, वहां मैंने क्या पढ़ लिया? आंशिक पढ़ लिया। तो ये दोनों का मिला जुला रूप जो होता है वो क्या होता है? मिश्रित विधि। और जहां तक आपको एक एज ए स्टूडेंट मेरी राय हो, तो मैं आपको हमेशा ये राय दूंगा कि बैलेंस स्थापित करके चलो आप। कोई टॉपिक ऐसा होता है सब्जेक्ट में, जीके में, जहां आपको लगता है कि यार इसको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको आप पार्टियली पढ़ लोगे तो भी क्या चल जाएगा? काम चल जाएगा। उस पर अनावश्यक यदि आप समय खराब कर रहे हो तो आपकी क्या है? मूर्खता है। तो मिश्रित विधि ये कहती है जहां जरूरत पड़े वहां पूर्ण विधि का प्रयोग कर लो, और जहां जरूरत पड़े आंशिक विधि का, वहां आंशिक विधि का प्रयोग कर लो। तो लिख लो, पूर्ण व आंशिक विधि का मिला जुला रूप। पूर्ण व आंशिक विधि का मिला जुला रूप का होती है मिश्रित विधि होती है। पूर्ण व आंशिक विधि का मिला जुला रूप मिश्रित विधि होती है। ये विधि संबंधी कारक यहां समाप्त कर देंगे आप। नेक्स्ट बिंदु है अधिगम के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग। उससे पहले ये भी लिख सकते हो आप
अधिगम के प्रकार लिख लो एक बार तो, अधिगम के प्रकार। अच्छा बिंदु है ये भी। देखो अधिगम के प्रकार में एक प्रश्न आपने कई बार पेपर देखे होंगे, एक प्रश्न बहुत रिपीट है। अभी लास्ट जो आपकी ग्रेड फेस्ट का पेपर हुआ था आरपीसी, तो ग्रेड सेकंड ग्रेड फेस्ट में सेम सा पैटर्न है एकदम एज इट इज। तो वहां एक प्रश्न आया था, अधिगम का अनुच्छेत्र नहीं है। अब ये प्रश्न कंफ्यूज करता है। अधिगम के मुख्य प्रकार 3 ही होते हैं। कितने होते हैं अधिगम मुख्य प्रकार? अलग अलग दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के प्रकार अलग अलग हैं, पूरे बिंदु को समझना। आप मुख्य प्रकार 3 ही हैं, ज्ञानात्मक, कोग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव। क्रियात्मक, कोनेटिव। मुख्य प्रकार आपसे पूछे कि अधिगम कितने प्रकार का होता है, आपको 3 प्रकार बताने हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सिंपल प्रश्न और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आरपीसी में भी जो ग्रेड फर्स्ट की 22 की बात कर रहा था, वहां एक प्रश्न आया था, अधिगम के अनुच्छेत्र। अनुक्षेत्र का मतलब होता है डोमेन, डोमेन्स ऑफ लर्निंग कितने होते हैं। तो अधिगम के मुख्य प्रकार पूछे तो भी आपको 3 प्रकार बताने, और आज से पूछ ले कि अधिगम के डोमेन अनुक्षेत्र कितने होते हैं, तब भी आपको कितने बताने हैं? 3। ठीक है, जो मुख्य प्रकार हैं उसी को अधिगम के अपन क्या बोलते हैं? अनुक्षेत्र। वैसे दोनों बिंदु अलग अलग हो गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बात एक ही है। मुख्य प्रकार पूछे तब भी आपको 3 ही प्रकार बता के आने हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और आपसे पूछ ले कि डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या होते हैं, तो डोमेन्स अनुक्षेत्र जो होते हैं वो भी अधिगम के 3 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु और खूब प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। अब आपसे एक तो सीधा प्रश्न तो ये हो गया, अनुक्षेत्र कौन सा है, प्रकार कौन सा है। अब इसके अंदर से प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में शामिल है या नहीं है, भावात्मक अनुक्षेत्र में शामिल है या नहीं है, क्रियात्मक अनुक्षेत्र में शामिल है या नहीं है। मतलब बहुत डीपली प्रश्न पूछता है आजकल। पहला एक टॉपिक चला करते है संस्कृत शिक्षा विभाग में, तो अभी भी है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो ये एमआरएस में भी आता है, केवीएस में भी आता है, नेट के फर्स्ट पेपर में आता है। वो आजकल जो नया ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस उसमें नहीं है। वहां पर ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ते थे। ब्लूम टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वैसी सी बात है। ज्ञानात्मक संज्ञानात्मक को मतलब वो है जितनी भी मानसिक क्रियाएं आपकी होती हैं ना, आप कोड वर्ड में याद करो, चीजों को रटे नहीं। अब इसमें कोई 15 क्रियाएं हैं, 15 क्रियाओं को आप रट सकते हो? कभी नहीं रट सकते आप। और रटना बेवकूफीपन है कि आप उसको रट रहे हो। आप समझिए, कोग्निटिव का मतलब क्या होगा? जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो सब किस में आती हैं? कोग्निटिव में। अब मानसिक क्रियाएं हो सकते हैं मेमोरी, चिंतन, तार्किकता, समस्या समाधान, विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना, निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना, अनुवाद करना, सारांश निकालना, सामान्यीकरण करना, स्थानांतरण करना, ये सब मानसिक क्रियाएं हैं। अब ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है कि एक बच्चा समालोचना करता है, वो अधिगम के किस अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है? निष्कर्ष निकाल रहा है, वर्गीकरण कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, समझ रहा है, तुलना कर रहा है, ये सब मानसिक क्रियाएं, इसलिए वो सब के सब कॉग्निटिव हो गए। भावात्मक का इतना सा मतलब है हमारे इमोशंस, आपकी रुचि, आपके अभिव्यक्ति, ये जहां भी आ गए ना, वहां पे कौन सा डोमेन्स आ जाएगा? भावात्मक आ जाएगा। तो रुचि है, पसंद है, नापसंद है, इमोशंस जितने भी हैं, भय, दुख, क्रोध जितने भी हैं, वो सब इसमें आ गए। ठीक है, इंटरेस्ट आपकी जो भी पसंद नापसंद मैंने बताया, रुचि जो आपकी बताई वो इसमें आ गई। तो रुचि, संवेग और अभिव्यक्ति से संबंधित जो भी शब्द आ जाए वो आपको क्या करना है? भावात्मक करना है। क्रियात्मक क्या होता है? जब चीजों को आप अप्लाई करते हो तो जितनी भी गामक गतिविधियां होती हैं, एक वर्ड आएगा बाल विकास में अपन पढ़ते हैं, गामक। गामक जहां भी आएगा वहां पे क्या आएगा? क्रियात्मक आएगा। सर क्या आएगा गामक में? लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना, ट्राईसाइकिल, बाईसाइकिल, स्विमिंग करना, खाना पीना, कपड़े निकालना, कपड़े पहनना, जितनी भी गामक गतिविधियां होती हैं वो सब कौन सा अनुक्षेत्र होता है?
ये याद करने का तरीका है। एक ऑप्शन में आएगा एग्जाम में और कुछ भी आ सकता है। तुम ये सोचो कि मैं रट लूंगा, सर नहीं रटना, मैंने कहा इतना सा समझना है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो कॉग्निटिव है, जहाँ सवेंग इमोशन रुचि पसंद नापसंद आ गया वो भावात्मक है, और जहाँ भी अपनी गामक गतिविधियां आ गई, लिखना बोलना चलना दौड़ना उछलना कूदना, वो सब अपना कौन सा अनुक्षेत्र है? क्रियात्मक। बताओ इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? ये समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी बच्चे को? लिख लो इसमें। प्रकार भी मुख्य रूप से यही है और अधिगम के अनुक्षेत्र भी यही है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। अधिगम के अनुक्षेत्र भी इनको बोलेंगे, मुख्य प्रकार भी इनको बोलेंगे। अधिगम के अनुक्षेत्र या मुख्य प्रकार। संज्ञानात्मक मतलब कोगिनेटिव, संज्ञानात्मक मतलब कोगिनेटिव। कोगिनेटिव क्या होता है? ज्ञानात्मक। लिखना इसके अंतर्गत सभी मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे दो चार के नाम लिखा देता हूं मैं ताकि याद हो जाएगा जीवे में। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं आती हैं। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं आती हैं, जैसे मेमोरी, चिंतन, मेमोरी है, चिंतन है, समस्या समाधान है, विश्लेषण संश्लेषण, आलोचना, विश्लेषण संश्लेषण आलोचना, वर्गीकरण तुलना, वर्गीकरण तुलना, निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना, सब आ गए इसमें। रटना मत इसको, वैसे ही याद हो जाएगा, ईजीए में याद हो जाएगा। समझना चीजों को कि जहां भी मानसिक क्रियाएं आएंगी वो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कोग्निटिव हो जाएगा। बस इतना सा समझना है। भावात्मक में इतना याद रखना है, जहां रुचि मूल्य सवेंग अभिवर्ती आएगा वहां पे क्या आएगा? भावात्मक। लिख लो, रुचि इंटरेस्ट, मूल्य वैल्यूज, मूल्य वैल्यूज, सवेंग रुचि सवेंग मूल्य अभिवर्ती एटीट्यूड, एटीट्यूड दृष्टिकोण होता है एटीट्यूड। ये जहां भी आएगा वो कौन सा अनुक्षेत्र हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? भावात्मक। और तीसरा और अंतिम अनुक्षेत्र क्या है? क्रियात्मक। इसमें क्या आएगा? गामक क्रियाएं, लिखना बोलना चलना, लिखना बोलना चलना, दौड़ना, जो भी गामक गतिविधि अपन करते हैं ये सब अपनी किस में आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगे। बस ये लिख लेना बहुत। ये अधिगम के मुख्य प्रकार में, अधिगम के डोमेन्स में एक बिंदु इंपॉर्टेंट आपका तैयार हो गया। अब अधिगम के अन्य प्रकार की चर्चा करेंगे अपन, जो भी अन्य प्रकार जो भी बताए गए उनकी चर्चा कर रहा हूं। स्तर के आधार पे अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। इसमें भी बहुत प्रश्न आते हैं, स्पेशली जो पेडागोजी के एग्जाम होते हैं वहां बहुत आते हैं, शिक्षा शास्त्र जहां चलता है। एक होता है स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल, एक होता है बौद्ध स्तर, और एक होता है सर चिंतन स्तर। स्तर के आधार पे अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होता है। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और थिंकिंग लेवल। 2022 से पहले की जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता पेपर थे उन्हें बहुत प्रश्न आए हुए हैं इसमें। 2022 में जरूर नहीं आया। बहुत सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं।
तीन प्रकार हैं स्तर के आधार पे, जो काम की चीजें वो बता रहा हूं इसमें, जहां से प्रश्न आए हुए हैं। ये बेस लेवल है। जैसे आरपीएससी ग्रेड फेस्ट में एक प्रश्न आ गया 18 में, किस को आधारशिला कहा जाता है, किस स्तर को? तो बेस लेवल जो है वो कौन सा? मेमोरी लेवल है। ये बेस है। ये दिया किसने है? प्रतिपादक सभी के याद रखना है, हर्बर्ट। हर्बर्ट कौन था? जिसने पंचपदीय प्रणाली दी थी। ये चीजों के ज्ञानात्मक पक्ष पे बल देता है। ज्ञानात्मक मतलब रटने पे, केवल सूचना प्राप्त करने पर, रटने पे। इसलिए इसको विचारहीन बोला जाता है। ठीक है। जो पंचपदीय प्रणाली दी थी ना, वो यही तो इसी ने दी थी, पंचपदीय प्रणाली। ये स्मृति लेवल है। अब इसमें से जो प्रश्न आज तक आए ना, वो यही आए हैं जो मैंने लिखे हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे लिया, अपने को हल्का सा पता होना चाहिए। पहला लेवल कौन सा है? मेमोरी लेवल। अपन जितने भी पहाड़े याद करते हैं, गिनती याद करते हैं, एबीसीडी रटते हैं ना अपन चीजों को, बच्चा प्रारंभिक लेवल पे, स्मृति लेवल पे होता है। आप थे पहली दूसरी तीसरी क्लास के टापर कहते बेटा समझ, नहीं समझेगा वो, वहां रटेगा ही, वो पहाड़े रटेगा ही, एबीसीडी रटेगा। वो लेवल ही मेमोरी लेवल होता है सबसे पहला। तो वहां रटाफिकेशन ही होगा बच्चे का, समझेगा नहीं बच्चा वहां पे। तो इसलिए इसको आधारशिला बोला गया है कि इसके बिना आप यहां नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। उसके बाद जब बच्चा समझने लग जाता, तब समझता है कि मेरे वो चीज क्यों हुई, कैसे हुई। पहले वो रटाफिकेशन ही करेगा। तो इसलिए आधारशिला किसको बोला गया? मेमोरी लेवल को। प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट है। कौन से पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से। ये किस पे बल देता है? रटने पर। इसलिए इसको क्या बोला गया है? विचारहीन, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं होता। इसमें किसका प्रयोग होता है? हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग किसमें होता है? मेमोरी लेवल पे। बौद्ध स्तर जो दिया था मोरिशन। मोरिशन जानते हो, जिन्होंने इकाई योजना दी थी। बोध का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये कहता है चीजों को समझिए, यानी ये विचार युक्त है। क्या है ये? विचार युक्त है। यहां ज्ञानात्मक पक्ष भी है और भावात्मक पक्ष भी है, दोनों पक्ष हैं। समझ गए? ज्ञान भी है, भाव भी है, क्योंकि विचार युक्त है, समझने बल देता है, मोरिशन है। चिंतन स्तर दिया था हंट ने। ये सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे उच्च स्तर पूछेगा तो आपको आंसर क्या देना है? चिंतन स्तर। ये समस्याओं के समाधान पे बल देता है कि बच्चा खुद अपना समस्या समाधान करेगा। ये सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। बस इतनी सी बातें आपको इनमें याद रख के जानी, और कुछ नहीं है, लिख लो। मेमोरी लेवल, हर्बर्ट इसके प्रतिपादक हैं। इसको आधारशिला कहा जाता है। डायग्राम बना लेना ऐसे। इसे आधारशिला कहा जाता है। आधारशिला किसे कहा जाता है? स्मृति स्तर को। हर्बर्ट इसके प्रतिपादक हैं। ज्ञानात्मक पक्ष पे बल देता है, रटने बल देता है, विचारहीन है ये। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग कौन से पक्ष में होता है? मेमोरी लेवल में। भावात्मक पक्ष में किस पे आ जाओगे आप? मोरिशन। मोरिशन ने किसकी बात की है? ये समझने पे, अवबोध पे बल देता है। समझने का मतलब क्या होता है? अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। अवबोध पे बल देता है, समझिए चीजों को। ये विचार युक्त है। क्या है ये? विचार युक्त है। बुद्धि का प्रयोग करता है, चीजों को समझता है, संक्षिप्त करता है, सारांशित करता है, निष्कर्ष निकालता है। इसलिए सबसे अधिक बुद्धि का प्रयोग होता है वो अवबोध स्तर में होता है। मोरिशन ये चीजों को समझने पे बल देता है। किसे बल देता है? चीजों को समझने पर। बौद्ध स्तर किससे बल देगा? चीजों को समझने पर। और तीसरा स्तर कौन सा है? चिंतन स्तर। यह समस्या समाधान पर बल देता है। यह सबसे उच्चतम स्तर माना जाता है। आपसे भी पूछ सकता है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा और उच्चतम स्तर कौन सा है। तो निम्न स्तर तो कौन सा हो गया? मेमोरी लेवल हो गया सबसे निम्न स्तर।
और सबसे उच्चतम स्तर कौन सा हो गया? चिंतन स्तर। ये सबसे उच्चतम स्तर है, जहां बच्चा अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना शुरू कर देगा, वो सबसे उत्तम है। उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तीनों भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद करना। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताएं, कोई दिक्कत आ रही है? यहां तक कर लोगे? यहां तक कवर? जस्ट अगला बिंदु है इसका, अधिगम के प्रकार ही चल रहे हैं, याद रखना। भी पूरे प्रकार ही पढ़ा रहा हूं मैं। एक छोटा सा बिंदु आता है, मैं उसी के तहत पढ़ा रहा हूं, चीजों को रिलीवेंट कर रहा हूं। बस ये देखना, बस उलझी हुई हैं चीजें सिलेबस में। एक जगह आपके ग्रेड 3 के सिलेबस में लिखा हुआ है अधिगम के प्रतिफल, जबकि अधिगम के प्रतिफल पे रिट में आज तक कोई प्रश्न नहीं आया। जबकि अधिगम के प्रतिफल पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 2 बार प्रश्न आया हुआ है। जबकि ये सिलेबस में बिंदु लिखा हुआ है केवल रिट के सिलेबस में कि आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या होता है, जबकि प्रश्न वहां नहीं आया हुआ है। अब ये चीजें आपस में रिलेवेंट है। आप अधिगम टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए प्रतिफल क्या है, ट्रांस ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, डोमेन्स ऑफ लर्निंग क्या है, सब चीजें समझ में आनी चाहिए। अब ये प्रकार, जो प्रतिफल वर्ड है ना, ये प्रकार का ही पार्ट है। मैं समझाऊंगा आपको कैसे, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में, 2 बार प्रश्न आया। अधिगम का प्रतिफल नहीं है, और अधिगम के प्रतिफल में आता है रॉबर्ट गेने का अधिगम प्रकार। और रॉबर्ट गेने पे इतने प्रश्न पूछे गए आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकंड ग्रेड में, दुनिया भर के प्रश्न पूछे गए। तो अधिगम प्रतिफल से क्या समझते हो आप? ये प्रकार ही पढ़ा रहा हूं मैं, याद रखना। प्रतिफल का मतलब क्या है? प्रतिफल का मतलब आउटकम्स। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाने के बाद आपके व्यवहार में जो बदलाव आएंगे उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। कि मेरे पढ़ाने के बाद आपने उस क्लास से क्या सीखा और क्या तुमने नहीं सीखा, उनकी जो जांच करता हूं और जो बदलावों को मैं देखता हूं, वो बदलाव जितने भी हैं, परिवर्तन जितने भी, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रतिफल। अब इसमें प्रश्न जो आएगा बहुत इजी प्रश्न आएगा। आरपीएससी में 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, आप देख के तुरंत हल कर दोगे। बस एक थोड़ा सा पैटर्न समझना, प्रतिफल का मतलब क्या होता है। देखो, प्रतिफल का मतलब है जो व्यवहार में बदलाव आएंगे, और व्यवहार में जो बदलाव आएंगे वो जन्मजात होंगे, अर्जित होंगे? अर्जित होंगे, कॉमन सेंस की बात। अब जैसे प्रश्न आया अधिगम का प्रतिफल नहीं, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का प्रश्न है, उसमें एक जगह लिखा हुआ है कौशल, स्किल, एक जगह लिखा हुआ है ज्ञान, एक जगह लिखा हुआ है आदत, एक जगह लिखा हुआ है परिपक्वता। क्या नहीं है? परिपक्वता नहीं। परिपक्वता क्यों नहीं है? क्योंकि परिपक्वता ऑलरेडी जन्मजात क्रिया है, वो आउटकम्स ऑफ लर्निंग नहीं हो सकता, वो तो ऑटोमेटिकली चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहां कॉमन सेंस की बात यह है कि जो जन्मजात चीजें होती हैं वो कभी अधिगम के प्रतिफल में नहीं आएंगी। तो अधिगम के प्रतिफल में क्या आएगा? आप कोई भी ऑप्शन दे देगा, आपको समझना है। इसमें 50 बिंदु लिख सकते हैं अधिगम के प्रतिफल में। कोई पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों के व्यवहार में क्या बदलाव आया, उसको हम सीखने के प्रतिफल बोलते हैं, आउटकम्स ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ज्ञानात्मक बदलाव, भावात्मक बदलाव, क्रियात्मक बदलाव। तुम्हारा नजरिया चेंज हो गया, तुम्हारी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, तुमने एडजस्टमेंट कर लिया, तुमने समस्या समाधान कर लिया, तुम्हें तार्किकता बढ़ गई, तुमने कोई नया कौशल सीख लिया, तुम्हारी चिंतन शक्ति का विकास हो गया, तुमने कोई नई आदत बना ली। ये सब आउटकम्स ऑफ लर्निंग कहलाएंगे। तो मैं हल्की सी बिंदु में इसको समझा रहा हूं, लिखें आप। आउटकम्स, आप प्रतिफल का मतलब क्या होता है? आउटकम। किसी कार्य को करने के बाद, किसी कार्य को करने के बाद, किसी कार्य को करने के बाद व्यवहार में होने वाले, किसी कार्य को करने के बाद व्यवहार में होने वाले ज्ञानात्मक, किसी कार्य को करने के बाद व्यवहार में होने वाले ज्ञानात्मक कोमा भावात्मक, ज्ञानात्मक कोमा भावात्मक तथा क्रियात्मक परिवर्तनों को, क्रियात्मक परिवर्तनों को अधिगम के प्रतिफल कहा जाता है। क्रियात्मक परिवर्तनों को अधिगम के क्या कहा जाता है? प्रतिफल।
समझ में आ गया? ये तो इसका अर्थ है सामान्य रूप से। अब लिखो इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो लिख लो जैसे, जैसे समायोजन, जैसे समायोजन अधिगम का प्रतिफल है। लक्ष्य की प्राप्ति, समायोजन लक्ष्य की प्राप्ति। ज्ञान, नॉलेज। चिंतन, चिंतन। समस्या समाधान। आदतें, कौशल, स्किल, कौशल। अभिवर्ती, एटीट्यूड। रुचि, कौशल, अभिवर्ती, रुचि। ये सब किस में आ जाएंगे? अधिगम प्रतिफल में आ जाए। व्यक्तित्व का विकास, ये भी अधिगम प्रतिफल है। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास भी अधिगम प्रतिफल है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब ये तो एक नॉर्मल अर्थ समझाया मैंने, आउटकम्स ऑफ लर्निंग क्या होता है। सीधा सा कोई प्रश्न, इजी सा प्रश्न आ जाए तो आपको करना है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो अधिगम प्रतिफल में आता है वो आता है रॉबर्ट गेने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से कवर करना है। इस पे कोई 40+ प्रश्न आरपीसी में विगत सालों में पूछे गए हैं। पहली बार 2014 की एग्जाम में प्रश्न पूछा, 3 प्रश्न आया। उसके बाद शायद ही कोई ऐसा परीक्षा गई हो जिसमें रॉबर्ट गेने से प्रश्न नहीं आया। और रॉबर्ट गेने एक प्रकार से अधिगम प्रतिफल में आता है। किस में आता है? आप